Welcome listeners. Today's topic is Unit 19 of MPA 013 Public Systems Management. अब जरा सोचिए, एक डेमोक्रेसी में सरकार सिर्फ लोगों द्वारा चुनी नहीं जाती, बल्कि उसे लोगों के प्रति जवाबदेह यानी अकाउंटेबल भी होना पड़ता है। असलियत में देखा जाए तो सरकार चलाते कौन है? पावरफुल और प्रोफेशनल सिविल सर्वेंट्स। तो उनके इस ब्यूरोक्रेटिक पावर को चेक करना और उस पर निगरानी रखना किसी भी डेमोक्रेसी के लिए कितना जरूरी है, आज हम इसी फंडामेंटल चैलेंज को समझेंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? एक बहुत ही सिंपल रोड मैप है हमारा। पहले हम डिस्कस करेंगे द कोर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, फिर देखेंगे स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप्स, उसके बाद टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, टूल्स ऑफ एनफोर्समेंट, द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और आखिर में ग्लोबल गवर्नेंस चैलेंजेस। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, द कोर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, डिफाइनिंग द बाउंड्स ऑफ पावर। जैसे हमने बात की, गवर्नमेंट्स को मेनली पावरफुल सिविल सर्वेंट्स चलाते हैं, इसीलिए उनके ऑपरेशंस का ओपन होना और पावर पर क्लियर चेक्स होना बहुत जरूरी है। ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी ही डेमोक्रेसी की लाइफ ब्लड है, वरना पूरा सिस्टम बिल्कुल बंद और ओपेक हो जाएगा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब सिर्फ जवाब देना नहीं है। फेस्लर और किटल ने इसको एक ट्यूल लेंस से समझाया है। इसमें दो बातें शामिल हैं, एक तो आपने जो काम किया उसका हिसाब देना, जिसे हम आंसरेबिलिटी कहते हैं, और दूसरा हमेशा एथिकल बिहेवियर मेंटेन करना। अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं है या रूल्स तोड़े गए हैं तो सजा या पनिटिव मेजर्स का होना भी जरूरी है, तभी अकाउंटेबिलिटी सच में काम करती है। यहाँ एंड्रियास शेडलर का ये ब्रिलियंट कोट एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव देता है। वो कहते हैं कि पावर को सिर्फ कानून की जंजीरों से नहीं, बल्कि पब्लिक रीजनिंग से बंधा होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी एक तरफा यानी मोनोलॉग पावर के बिल्कुल खिलाफ है। ये एक ऐसी डायलॉजिक रिलेशनशिप बनाती है जहां स्टेट चुपचाप यूनिलैटरली काम नहीं कर सकता, उसे पब्लिक डिबेट और सवाल जवाब में हिस्सा लेना ही पड़ता है। So the crucial point here is understanding the difference between answerability और enforcement। सिर्फ ये बता देना कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक बहुत नैरो अप्रोच है। असली सिस्टम तभी चलेगा जब अकाउंटिंग एजेंसीज के पास सैंक्शंस या पेनल्टी लगाने की पावर हो। बिना एनफोर्समेंट के आंसरेबिलिटी सिर्फ एक रस्म या फॉर्मेलिटी बनकर रह जाती है। अब इस सिस्टम के तीन मेन मकसद क्या हैं? पहला, पावर के गलत इस्तेमाल को रोकना, दूसरा, पब्लिक सर्विसेज में क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करना, और तीसरा, कंटिन्यूअस लर्निंग को प्रमोट करना। एडम वुल्फ ने बिल्कुल सही हाईलाइट किया है कि इसका अल्टीमेट गोल एक ही है, और वो है एडमिनिस्ट्रेशन और डेमोक्रेसी के बीच एक क्लोज फिट बनाना। बिना फ्री प्रेस और ट्रांसपेरेंसी के इन तीनों गोल्स को अचीव करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप्स, हु वॉचेस हुम। यहाँ दो मेन स्ट्रक्चर्स आती हैं। एक है इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल, जहाँ एक ट्रेडिशनल हायरार्की होती है, जैसे एक सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर या मिनिस्टर को आंसर करता है। दूसरा है एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल, जहाँ एक्सटर्नल प्रेशर काम आता है, जैसे जुडिशरी, मीडिया और सिटीजन चार्टर्स। आज के टाइम में राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी आरटीआई और इंडिपेंडेंट मीडिया इस एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंटेबिलिटी के बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल्स बन चुके हैं। लेट्स मूव टू सेक्शन 3, टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, फ्रेमवर्क्स इन एक्शन। जबरा और द्विवेदी ने अकाउंटेबिलिटी के 5 एलिमेंट्स बताए हैं: ऑर्गेनाइजेशनल, लीगल, प्रोफेशनल, पॉलिटिकल और मॉरल। यहाँ ध्यान देने वाली बात पता है क्या है? कभी कभी एक एक्सपर्ट का प्रोफेशनल कोड और जनरल पब्लिक इंटरेस्ट आपस में टकरा जाते हैं। ऐसी सिचुएशंस में मॉरल अकाउंटेबिलिटी ही सबसे आगे आती है। एक सच्चा और मॉरल पब्लिक ऑफिशियल हमेशा लॉस के साथ साथ आम जनता के इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखता है। ऑलराइट, अब आते हैं सेक्शन 4 पर, टूल्स ऑफ एनफोर्समेंट, मीन्स टू एन एंड। अब अलग अलग कंट्रीज अलग अलग मैकेनिज्म्स यूज करती हैं। एक तरफ है हमारे एंड्स यानी मकसद, और दूसरी तरफ है उन्हें हासिल करने के मीन्स यानी टूल्स। एग्जाम्पल के लिए, अगर ओपननेस चाहिए तो पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन लॉज का सहारा लेना होगा, और अगर रिसोर्सेज का बेस्ट यूज यानी एफिशिएंसी लानी है तो उसके टैंजिबल मीन्स हैं बजट्स, ऑडिटिंग और परफॉर्मेंस फीडबैक। अब थोड़ा नया पर्सपेक्टिव देखते हैं सेक्शन 5 में, द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, अ पैराडाइम शिफ्ट। हाल ही में गवर्नेंस में एक बड़ा शिफ्ट आया है जो न्यू लिबरल और मार्केट सेंटर्ड है। इसका पूरा फोकस बिजनेस लाइक क्राइटेरिया पर है, यानी एफिशिएंसी, प्रॉफिट और वैल्यू फॉर मनी। लेकिन जब सिस्टम सिटीजन्स को सिर्फ कस्टमर्स मानने लगता है तो एक बहुत बड़ा रिस्क पैदा होता है। एकेडमिक्स पॉइंट आउट करते हैं कि इस अप्रोच से वो इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज्ड लोग सिस्टम से बाहर हो सकते हैं, जो स्टेट पर डिपेंड करते हैं लेकिन हाई यूजर चार्जेस अफोर्ड नहीं कर सकते। ये हमारे ट्रेडिशनल कलेक्टिव राइट्स को बिल्कुल बदल कर रख देता है। इस शिफ्ट को समझने के लिए रोइंग वर्सेस स्टीयरिंग का मेटाफर परफेक्टली फिट बैठता है।
पहले सरकारें खुद गुड्स प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करती थी, जिसे हम रोइंग कहते हैं, पर अब वो सिर्फ स्टीयरिंग यानी इनडायरेक्ट मॉनिटरिंग कर रही हैं और प्राइवेट सेक्टर के लिए एक फैसिलिटेटर का काम कर रही हैं। क्योंकि डायरेक्टली काम नहीं हो रहा, इसलिए इन एक्टिविटीज को रिजिडली मेजर करना और उन पर स्क्रूटनी रखना अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो फिर ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आखिर क्या चैलेंजेस लाता है? ये 4 स्ट्रक्चरल इश्यूज देखिए। पहला, कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से सिविल सर्वेंट्स का पॉलिटाइजेशन हो रहा है। दूसरा, एजेंसीज को इतनी ज्यादा ऑटोनॉमी मिल गई है कि वो ट्रेडिशनल स्क्रूटनी से बच निकलते हैं। तीसरा, प्रोसेस को छोड़कर अब पूरा फोकस आउटकम्स पर है, जिसे ऑडिट करना थोड़ा क्वालिटेटिव और ट्रिकी होता है। और चौथा, ऐसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स बन रहे हैं जहां कॉन्ट्रैक्ट्स इतने ओपेक होते हैं कि अकाउंटेबिलिटी ढूंढना अपने आप में एक चैलेंज है। कई बार आपने गुड गवर्नेंस वर्ड सुना होगा। लेट्स सी अकाउंटेबिलिटी अंडर गुड गवर्नेंस। वर्ल्ड बैंक गुड गवर्नेंस को एक लैंडिंग कंडीशन मानता है और इसको 2 लेवल्स पर डिवाइड करता है। पहली है माइक्रो अकाउंटेबिलिटी, जिसमें पब्लिक के पास एग्जिट और वॉइस का ऑप्शन होता है, यानी किसी सर्विस को नकारना या उसमें इंप्रूवमेंट के लिए आवाज उठाना। दूसरी है मैक्रो अकाउंटेबिलिटी, जिसमें पूरे देश की फाइनेंशियल ऑडिटिंग होती है और ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को सिस्टमैटिकली ट्रैक किया जाता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, ग्लोबल गवर्नेंस चैलेंजेस, द अकाउंटेबिलिटी गैप। आज के पावरफुल ग्लोबल एक्टर्स जैसे यूएन, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ और बड़ी ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस के आने से डायनामिक्स बिल्कुल बदल गए हैं। आजकल सरकारें अपने बहुत से डोमेस्टिक मैटर्स लगातार इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर डेलीगेट कर रही हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब पॉलिसीज इन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर बनती हैं, क्योंकि तब सिटीजन्स के द्वारा वोट किए गए डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी के ट्रेडिशनल चैनल्स पूरी तरह से ब्लर हो जाते हैं। इस पर यूएनडीपी का एक बहुत ही क्लियर ऑब्जर्वेशन है। डेवलप्ड या इंडस्ट्रियलाइज्ड देशों में स्ट्रॉन्ग मीडिया और इंडिपेंडेंट एनजीओज इन ग्लोबल एक्टर्स पर नजर रखते हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज का क्या? उनके पास इन बड़े इंटरनेशनल एक्टर्स को जवाबदेह ठहराने की न तो उतनी पावर होती है और ना ही वैसी कैपेसिटी। ये इनइक्वालिटी ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट करती है। तो आखिर में मैं आपके लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जैसे जैसे पावर इन ग्लोबल नेटवर्क्स की तरफ शिफ्ट हो रही है, आखिर इन इंटरनेशनल एक्टर्स को अकाउंटेबल कौन ठहराएगा? ये गैप कैसे भरेगा? सोचिएगा जरूर। Thank you for watching. Next unit will be discussed in the next video. If you'd like to attend the quiz, see the description, quizzes. Please do like, subscribe and share.